बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक जंगल का तस्वुर कीजिए जिसमें एक तन्हा मकान है और मौसम आंधी तूफ़ान का है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और हर तरफ अंधेरा है। और उस अकेले मकान में एक अकेला आदमी मौजूद है। तो रात का वक्त है और वो डर रहा है और उस पर डर की कैफियत किस शिद्दत से होगी इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। उसे हर खिड़की से डर लग रहा है। इस खिड़की में से शेर आ जाएगा, इस खिड़की में से सांप आ जाएगा, इस खिड़की में से चीता आ जाएगा, इस खिड़की में से कोई और बला आ जाएगी और नहीं तो जिन भूत ही आ जाएंगे, चाहे उसका एतकाद जिन्नात और भूतों पर हो या ना हो। लेकिन ऐसे आलम में जंगल के अंदर अकेले मकान के अंदर तूफ़ान के दौरान तन्हाई का आलम, तो उसे इस बात पर भी यकीन आ जाएगा कि कोई देर जाती है किसी न किसी खिड़की से कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल आकर चिमट जाएगी और एक पंज तरफ़ा खौफ उसे घेरे में ले चुका होगा। तो उसकी कैफियत क्या होगी? उसकी कैफियत को समझना है तो आज की पीटीआई को समझ लें या इमरान खान को समझ लें। वो भी इस वक्त आइसोलेशन के जंगल में हैं। उनके लिए रात का वक्त है, दिन की रोशनी उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। खिड़कियों दरवाज़ों में से जिसकी तरफ भी निगाह डालते हैं कोई ना कोई बला उनकी ताक में बैठी है। जो भी वो रोज़न खोलते हैं उसके अंदर से बुरी ख़बर आती है और बुरी ख़बरों का एक दर ये खुलने वाला है, खुल चुका है कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से। और इसमें जो फ़ैसले होंगे पीटीआई के लिए एक जहरीले इंजेक्शन की मानंद होंगे और इससे कमतर तो नहीं हो सकते। और कौमी असम्बली और हुकूमत ने अब बज़ाहिर अपनी 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। कैसे कर ली है? जिस तरीके से भी की है वो आइन के दायरे के अंदर है, उसे खिलाफ आइन नहीं कहा जा सकता। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया है पीटीआई के हवाले से। और दूसरी ख़बर तो पुरानी है लेकिन उसका पस मंज़र में मैं एक बात आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ कि एक तो ये झूठ बोलते हैं और दूसरा खुशफहमियों पर ज़िंदा रहते हैं और खुशफहमियों का झूठ इनको फीड किया जाता है और वो फिर अपने हामियों के अंदर अपने ज़बरदस्त सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए फैलाते हैं। मसलन पिछले तकरीबन 1 महीने से या तीन साढ़े तीन हफ्ते से एक मुहिम इन्होंने मसलसल चलाई कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए गारंटी देने को तैयार है, ना चीन तैयार है, ना अमारात तैयार है और तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा है। ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाओ, इमरान खान को राज़ी करो, इसके बाद ही हम तुम्हारी कोई गारंटी दे सकेंगे, इसके बाद ही हम तुम्हारी कोई मदद कर सकेंगे। और चुनाचे इस लंबी चौड़ी ये एक जो मुकदमा साजी इन्होंने की इस हवाले से पूरा मुकदमा बनाया, पूरा केस बनाया कि ये तीनों मुल्क पाकिस्तान से किए गए वादों से मुकर गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को झंडी करा दी। ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे कि पाकिस्तान को इन्होंने झंडी करा दी है। तो इस सूरत हाल में IMF से मदद मिलने का कोई इम्कान नहीं। तो अब आहा जी, अब तो पाकिस्तान दिवालिया होगा, जश्न मनाओ, ढोल अभी से बुक कर लो, ये इनकी सूरत हाल थी। लेकिन फिर आपने देखा कि हकीकत क्या थी। हकीकत ये थी कि चीन, सऊदी अरब और अमारात तीनों ने जो पाकिस्तान को गारंटियाँ चाहिए थी वो दे दी और मदद भी की। और उसके नतीजे में IMF ने अब पाकिस्तान की मदद यानी कर्ज़ा मदद ही कह लें, या एक आदमी को ज़रूरत है कर्ज़े की और अगर से कोई कर्ज़ा दे देता है तो ये मदद है। अगर ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है जिससे जान छुड़ानी है, लेकिन इस वक्त तो हमारे लिए दर्द का दरमा यही है कि हमें कर्ज़ की रकम मिल जाए। तो वो कर्ज़ की रकम मिलना डन हो गया है। इसके नतीजे में कुछ मज़ीद बुरी ख़बरें पीटीआई को सुनने में मिलेंगी। मसलन एक तो ये है कि इसके नतीजे में रुपए की कीमत पर जो दबाव फिर से आना शुरू हो गया था या फिर से आने का ख़दशा पैदा हो गया था, वो दबाव टलेगा, रुपया मुस्तहकम रहेगा। बल्कि इसकी कदर में ज़्यादा नहीं तो पैसों के हिसाब से ही मान लीजिए इसमें कमी आएगी। और ये पीटीआई के लिए एक और बुरी ख़बर है। और इससे भी बुरी ख़बर पीटीआई कल सुन चुकी है
कि पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% की कमी कर दी है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में कारोबार और तिजारत का दायरा फैलेगा। अब इससे मनहूस खबर PTI के लिए क्या हो सकती है? जो 3 चीज़ों की तरफ से उसे डराया गया, और चौथी चीज़ जो पख्तूनख्वा में होने वाली है उसका मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन ज़िम्नन में इसका ज़िक्र कर दूँ कि इनके महबूब जस्टिस मुनीब के साथ जो हुई है वो अल्लाह ताला बचाए किसी और जज के साथ इस तरह ना हो। किस्सा तफसीली है, लेकिन वो सब आप सुन चुके हैं, मुझे उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। ख़ुलासा ये था कि जुडिशल कमेटी का इजलास हुआ, कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें तरामीम पर यानी जो क़वायद हैं अदालती जजों की तकर्रियों के हवाले से, कुछ दूसरे यानी अदलिया के अंदर के हवाले से जो मामला थे उन पर फैसले होने थे। जस्टिस मंसूर की सदारत में जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिशात मुकम्मल कर ली थी। तो इसमें जो चीज़ें आनी थी वो ज़ाहिर है जस्टिस मुनीब को पसंद नहीं थी, और उनकी वजूहात अलग है, वो अलग कहानी है। लेकिन जो मैं इबरत की बात बताने वाला हूँ, जिसको इन्होंने जस्टिस मुनीब के हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो हुआ ये कि जस्टिस मुनीब ने कहा कि पहले हमें बताया जाए कि हुकूमत आइनी तरामीम जो ला रही है वो क्या है, उसके खदोखाल बताओ, उसका कुछ आता पता बताओ, उसका कुछ स्टेटस बताओ। तो वज़ीर कानून तो इस इजलास में आए नहीं, अटारनी जनरल आए, उन्होंने बड़े अदब से मुनीब साहब को उनकी हैसियत याद दिलाते हुए कहा कि आप ये पूछने के मजाज नहीं हैं, आप हम ये बात नहीं बताना चाहते। इस पर वो मुनीब साहब जो थे वो मुश्तइल हो गए, और चलिए मुश्तइल हो गए तो ठीक था, लेकिन इन्होंने फिर वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट करके देखते रहे पीछे मुड़ मुड़ कर। इनका ख्याल नहीं था, इनका यकीन था कि जस्टिस मंसूर भी वॉकआउट में मेरा साथ देंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस वॉकआउट में मेरा साथ देंगे, लेकिन ये दोनों जज बैठे रहे और कार्रवाई मुकम्मल करके ही उठे। यानी इस इजलास की जो कार्रवाई थी उन्होंने मुकम्मल की। अब अगला इजलास सितंबर के वस्त में होगा, तकरीबन या 17-18 तारीख को होगा, और उसमें इन सिफारिशात की मंजूरी दे दी जाएगी। वो एक अलग मौजू है। मौजू जो ज़ेर बहस है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुनीब अख्तर को ये क़तई तवक्को नहीं थी कि ये 2 जज मेरा साथ नहीं देंगे। इसका ख्याल था कि 3 जज उठेंगे, इजलास सबूताज हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और PTI की जो विलागर है, यानी मेरी पार्टी के विलागर, ये मैं मेरी पार्टी के विलागर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इमरान खान के उस बयान की रोशनी में कह रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी PTI के जज। तो उस बयान की रोशनी में तो मुनीब साहब की पार्टी के जो विलागर हैं उन्होंने फिर कर डंके बजाने थे कि मुनीर ने हुकूमत की एक और साजिश नाकाम बना दी। हालांकि ये सिफारिशात जिस कमेटी ने तैयार की हैं उसके सरबराह जस्टिस मंसूर शाह साहब है। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बुरी खबर हुई। और एक और बुरी खबर यह है कि इमरान खान ने हस्ब आदत, वो एक मुहावरा है ना कि बिच्छू डंक मारने से बाज नहीं आता, चाहे वो पानी में डूब ही क्यों ना रहा हो। वो एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो एक कछुआ उसके पास गया, तो उसने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो बिच्छू ने कहा हाँ क्यों नहीं, मेरी जान बचाओ, मुझे और क्या चाहिए। कछुए ने उसे अपनी पुश्त पर सवार कर लिया कि चलो मैं तुम्हें दरिया नदी पार करा देता हूँ, तुम डूबने से बच जाओगे। जैसे ही ये उसकी पुश्त पर बैठा, इसने डंक मारने शुरू कर दिए। अब कछुए की इतनी मोटी पुश्त होती है कि इस पर बिच्छू के डंक का कोई असर नहीं होता, वो असर नहीं हुआ। लेकिन इसके बार बार डंक मारने से कछुआ इरिटेट हो गया। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी पुश्त पर बार बार ये क्या आवाज़ पैदा कर रहे हो। तो उसने कहा क्या करूं, मेरी आदत है डंक मारने की, डसने की आदत है मेरी, मैं हर एक को डसता हूं, चाहे वो कोई मुझ पर एहसान करने वाला हो, चाहे कोई और हो, चाहे मैं किसी कैफियत में हूँ, अच्छी कैफियत में हूँ या डूबने की कैफियत में हूँ, डंक मारना मेरी नेचर है। तो कछुए ने कहा अच्छा ये तुम्हारी नेचर है, तो मेरी भी एक नेचर है, और वो ये है कि मैं पानी के दरमियान में जब जाता हूँ तो मैं कलाबाजी खा जाता हूँ। ये कहकर कछुए ने कलाबाजी खाई और वो बिच्छू साहब जो थे वो दरिया में डूब गए। तो इमरान खान ने एक और ट्वीट खड़का दिया, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी खासी इश्तिआल अंगेज़ बकवासात खुराफात उसने इस ट्वीट में बकी। अब इस पर एक और केस बनने वाला है, और ये केस भी बड़ा ख़तरनाक होगा और मुहावरे के मुताबिक बड़ा जानलेवा होगा। तो ये PTI के लिए हर तरफ से बुरी खबर है।
और एक और बुरी खबर सुन लीजिए, जिसको सुनकर पीटीआई वाले जल गए होंगे और भुन गए होंगे और कबाब की शक्ल इख्तियार कर गए होंगे। वो ये है कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर एक बड़े सेमिनार हॉल में एक बड़ा सेमिनार हुआ, और मैं आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सेमिनार उर्दू ज़बान में हुआ, जबकि तकरीबन सारे शुरका बंगाली थे। और इसमें कायद-ए-आज़म को बांग्लादेश का बाबाए कौम करार दिया गया, ये कहते हुए कि अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को ना बनाते तो बांग्लादेश भी नहीं बनता बाद अज़ां, क्योंकि फिर तो बांग्लादेश ने भारत का एक हिस्सा होना था और उसके साथ वही कुछ होना था जो आसाम के मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो बाबाए कौम हमारे भी मोहसिन हैं, और हम अल्लामा इकबाल को अपना मोहसिन क्यों ना माने, वो भी हमारे शायर हैं, कौमी शायर हैं। बांग्लादेश में इकबाल और कायद-ए-आज़म की वापसी, ये इतनी बड़ी ख़बर है जिसकी हद नहीं। और हसीना वाजिद ने तो उर्दू को भी शजर ममनुआ बना रखा था। हालांकि हर बंगाली इंडियन फिल्मों की वजह से उर्दू ज़बान से आशना है। उर्दू वहाँ प्रिंट सूरत में दस्तयाब नहीं है। चंद एक रिसाले निकलते हैं जिनको बहुत ही महदूद तादाद में उर्दू लिखने पढ़ने की सलाहियत रखने वाले लोग पढ़ते हैं, वरना आम तौर पर उर्दू वहाँ से गायब है। अब कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वापसी वहाँ हो गई है। ये एक इतनी बड़ी ख़बर है कि जिसका पाकिस्तान में बाकायदा अप्रिसिएशन के साथ इसका ट्रीट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, ये कोई छोटी ख़बर नहीं है। कम से कम हम इस बात पर मुत्फिक हो सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म दोनों मुल्कों के बाबाए कौम हैं। पाकिस्तान के भी बाबाए कौम हैं और बांग्लादेश की भी बाबाए कौम है। और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के भी कौमी शायर हैं और बांग्लादेश के भी कौमी शायर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस पर तो मुझे बहुत लंबा प्रोग्राम करना चाहिए। यहाँ मैं ज़िमनी तौर पर एक अपनी फ़िक्री की वजाहत कर दूँ। मैंने कहा कि इंडियन फिल्मों की बदौलत उर्दू ज़बान से लोग वाकिफ़ है, हर एक बंगाली उर्दू जानता है, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत, थोड़ी करेक्शन ज़रूरी है। इंडिया में जो फ़िल्में बनती हैं, हिंदी फ़ीचर फ़िल्म या हिंदी फ़िल्म के नाम पर, टीवी प्रोग्रामों की बात नहीं कर रहा, वो तो शुद्ध हिंदी में होती हैं। हिंदी फ़िल्मों के नाम पर जितनी भी फ़िल्में बनती है उनकी 95% अक्सरियत हिंदी नहीं होती, वो उर्दू भी नहीं होती, वो होती हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी एक ऐसी ज़बान है जिसको शुमाली इंडिया यानी हिंदी बेल्ट का जो सारा एरिया है, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सारे सूबों में जो इंडिया का 65% रकबा बनते हैं, बल्कि 70% रकबा बनते हैं, या 65% ये लगा लें, और इतनी आबादी पर मुश्तमिल है। इन लोगों की जो शहरी आबादी है और कस्बाती आबादी है, वो जो ज़ुबान बोलती है वो हिंदी नहीं है। वो अगरचे उसको कहा जाता है कि हिंदी बेल्ट है, लेकिन वो हिंदुस्तानी ज़बान बोलती है। और हिंदुस्तानी ज़बान वो है जिसको मुसलमान आसानी से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इंडिया की हिंदी फ़िल्म देखते हैं जो असल में हिंदुस्तानी फ़िल्म होते हैं, तो आपको उसका एक एक डायलॉग याद होता है। अगरचे कुछ बरसों से हिंदुस्तानी फ़िल्मों के अंदर मुकालमों में खालस शुद्ध हिंदी मुकालमे और इस्तिलाहात का इस्तेमाल बढ़ गया है, और वो थोड़ी सी हमें नामानूस सी दिखाई देने लगती है। लेकिन इस इजाफे के बावजूद भी हिंदुस्तानी ज़ुबान वो ज़ुबान है जिसके अंदर 70% अल्फाज उर्दू के होते हैं। मसलन कोई गीत है कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे, फरियाद करेंगे। अब एक ये मशहूर हिंदी गीत है, इसमें आप देखिए, इसमें फरियाद का लफ्ज़ उर्दू है, इसमें याद का लफ्ज़ उर्दू है, इसमें जवां का लफ्ज़ उर्दू है। यानी 4 लाइन के इस टुकड़े में जो हरूफ अतफ़ है, का, गे, गी, गा, इनको छोड़कर बाकी जो अल्फाज हैं उनमें 3 अल्फाज हिंदी के हैं और बाकी 5 अल्फाज उर्दू के। इनको वहाँ हिंदी गीत कहा जाता है, हम इसे उर्दू गीत समझते हैं। तो बहरहाल वो हिंदी ज़बान कह लें उसको, या हिंदुस्तानी ज़बान कह लें, वो उर्दू के करीब तरीन ज़बान है। लिखी वो हिंदी रस्मुल ख़त में जाती है, और उर्दू जो है वो बिलअमूम इंडिया के सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, सिर्फ मुसलमान, और वो भी बिलखसूस शुमाली हिंद के मुसलमान, या फिर वो हिंदू बोलते हैं जो
नस्ल दर नस्ल उर्दू से मुतासर हैं। जैसा कि एक मशहूर तरीन जो इंडिया की फ़िल्मी शायर हैं गुलजार साहब, उनकी शायरी देखें आप, उर्दू की है, आप उनका कोई इंटरव्यू सुन लें, उनकी बोल चाल से आपको लगता ही नहीं है कि ये मशरक़ी पंजाब के हिंदू है। अब तो हरियाणा वो हो गया, जो उनका जो इलाका है वो हरियाणा हो गया, वो लगते ही नहीं है कि ये हिंदू हैं। वो मुसलमान लगते हैं, सर से पाँव तक, उठने बैठने की शक्ल, वज़ादारी, अदब आदाब, प्रोटोकॉल, ज़बान, लहजा, बोल चाल, वो मुसलमान लगते हैं और उर्दू साहब उर्दू लगते हैं। तो खैर इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है कि बांग्लादेश के सदर मकाम ढाका में एक सेमिनार हुआ, जिसकी कवरेज वहाँ के टीवी ने भी की, वहाँ के अखबारात ने भी की, और जिसको अवाम ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। और बहुत सारे लोग तो नॉस्टैल्जिया की वजह से रोए भी, बूढ़े लोग जिनको याद है 1971 से पहले के दिन, तो वो तो रोए, लेकिन वो रोए खुशी की वजह से, जिस तरह ये खबर पढ़कर थोड़ा सा मैं भी रोया। और लेकिन पीटीआई वाले कुछ और वजह से रो रहे हैं, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाए। नाज़रीन, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुतवक्को जो पेशरफ्त हो सकती है पीटीआई को, वो भी डरा रही है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि गवर्नर राज लगाना आसान नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट उठा फेंकेगा और गवर्नर राज के बाद वहाँ बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और जिसको ये संभाल नहीं सकेंगे। मैं दावा नहीं करता कि हुकूमत कतई या इदारे कतई फ़ैसला क्या करते हैं, लेकिन एक तो 2 बातें मैं करूँगा। एक बात तो ये है कि पख्तूनख्वा वालों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अब उनको मज़ीद मौका दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम खामोश बैठकर इंतज़ार करें कि कब पख्तूनख्वा की असम्बली से पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने का बाकायदा ऐलान हो जाए और करारदाद की शक्ल में ये चीज़ आ जाए और हालात मज़ीद बिगड़ जाए। पहले ही 66% रकबे पर टीटीपी का कब्ज़ा है, ये इंतज़ार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज लगने के बाद पख्तूनख्वा में कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। मैंने 1 साल पहले 1.5 साल पहले बड़े दावे से ये कहा था कि इमरान खान को गिरफ़्तार न करने की वजह इदारों का ये कंसर्न है कि पता नहीं कितना अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, और मैंने प्रोग्राम में कहा था कि लिख लें कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। कोई रद्द-ए-अमल आया 9 मई, तो एक साजिश थी जो फैज़ हमीद नेटवर्क ने तैयार की थी, उस साजिश को एक तरफ रखें और उसमें दर्जनों, 50 सैकड़ों के जो जत्थे थे, मिल मिलाकर वो कितने 2-3 हज़ार बनते होंगे, 4,000 लगा लें, उनको निकाल दें आप, एक तरफ कर दें। बाकी इस पूरे अरसे में इमरान खान की गिरफ़्तारी पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ। और अब तो पंजाब में सफाया हो रहा है पीटीआई का। तो याद रखें कि पख्तूनख्वा में रद्द-ए-अमल अवामी सतह पर नहीं आएगा। दहशत गर्दी की एक नई लहर ज़रूर जन्म ले सकती है, लेकिन उस पर भी काबू पा लिया जा सकता है। ये सूरत हाल है पंजाब का। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये रहीम खान का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जहाँ पीटीआई 1,04,000 वोट लेकर जीती थी इलेक्शन में, तो अब उसके 60,000 वोट वहाँ कम हो गए। वहाँ पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार 1 लाख वोट लेकर जीता है, 1 लाख प्लस, और इनके पता नहीं 57-58 हज़ार हैं। 40-50 हज़ार, 60 का नहीं, 40-50 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ गया उस पार्टी के वोटों में जो ये कहती थी कि हमारे पास 90% आवाम की अक्सरियत है। जो कुछ ये पुख्तून कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से अब पंजाब में दिन ब दिन पीटीआई डूबता हुआ सितारा बनती जा रही है और बनती चली जाएगी, यहाँ तक कि वो जो मुहावरा है ना कि देखते ही देखते वो तारा हो गया, उस तरह हो जाएगी। देखते ही देखते तारा होने का मतलब यह है कि कोई परिंदा उड़ जाए या पतंग बहुत ऊंची उड़ाने की सलाहियत रखते हों, तो वो पतंग या कबूतर या परिंदा उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। जब बहुत दूर पर पहुंच जाता है तो फिर वो एक नुक्ता से रह जाता है, तो उसके बाद वो नुक्ता भी गायब हो जाता है। तो इस कैफियत के इजहार के लिए मुहावरा है कि देखते ही देखते वो तारा हो गया। तो ये पीटीआई पंजाब में डूबता हुआ सितारा है, डूबता हुआ सितारा, आंखों से ओझल होता हुआ सितारा। ये अगर बात आज काबिल यकीन नहीं है तो 6 महीने के बाद अल्लाह ताला आपको भी सेहतमंद, खुश व खुर्रम, ज़िंदा सलामत रखे, हमें भी ज़िंदगी दे, तो हम 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे कि गलत कहा था, ये सही कहा था। फ़िलहाल ये है कि गवर्नर राज पख्तूनख्वा में उसका ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है और किसी भी वक्त उसका इस्तेमाल हो सकता है।
ये अंदेशे अगर सामने रखे जाएंगे कि वहाँ रद्द-ए-अमल आएगा, वहाँ सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, भाई वहाँ को 5 साल के लिए गवर्नर राज लगना है, 3 महीने 6 महीने के अंदर ठोकर ठाकी करके वापस आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।